गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस में लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेस के टाइप्स को देखे थे और कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। रियल लाइफ में जब किसी वस्तु पे फोर्स लगता है तो कैसे हम पहचान करते हैं कि किस तरह का फोर्स लग रहा है, किस तरह का स्ट्रेस मटेरियल में जनरेट हो रहा है। तो इन सब चीजों पे हमने कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। ठीक है, ये समझने के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हमने कर लिया था। आज के क्लास में जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि नेक्स्ट डे जो क्लास होगी वर्कशॉप साइंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें अब हम लोग स्ट्रेन को देखेंगे। स्ट्रेस को पूरे अच्छे तरीके से हमने खत्म कर दिया है। उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम में हमने लगा लिए हैं। जो भी निमी के बुक्स में आपको दिए गए हैं क्लास वर्क्स में, वो प्रॉब्लम हमने लगा दिए हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दिया जा चुका है। असाइनमेंट प्रॉब्लम पूरा का पूरा चैप्टर जब समाप्त होगा तो उसके बाद में आपने कितना किया, जो भी आपको समस्या हुई, उसके बाद एक बार एक क्लास ऑनलाइन होगा इसके लिए, जिसमें सिर्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद पूरे चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। जैसे भी फ्रिक्शन का हमने लिया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लिया था, तो जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, जो क्लास में भी फॉलो होता था, उसी पैटर्न पे हम यहाँ भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा अनाउंस था लास्ट क्लास में कि आज हम लोग विकृति पढ़ेंगे, स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो आज हम लोग चलते हैं अपने उस क्लास की ओर। लेसन नंबर हमारा 5 ही चल रहा है और चैप्टर का नाम ये है आपका स्ट्रेन, जिसको हिंदी में विकृति बोलते हैं। कभी कभी आपका स्ट्रेन लिख के ही प्रॉब्लम आ जाता है, हिंदी में भी स्ट्रेन लिख देता है, विकृति लिखता ही नहीं है। तो आपको इस चीज में अवेयर रहना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि स्ट्रेन और विकृति दोनों एक ही चीज है। उसका हिंदी नाम विकृति हम बोलते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा वीडियो जो है हिंदी में हम बना रहे हैं, हिंदी में है, समझाने का प्रयास भी हिंदी में करते हैं, प्रॉब्लम्स भी हम हिंदी में ले रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आए, ठीक है, तो डाउट कमेंट में डालिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई एडवाइस हो, कोई सुझाव हो तो सुझाव दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने इस क्लास में विकृति क्या होती है, विकृति के प्रकार को देखेंगे, लागू बल, प्रतिबल, विकृति के प्रकार को पहचानना। जैसे हमने स्ट्रेस को पहचाने थे, तो स्ट्रेन कैसे होगा, सेम होता है, जो स्ट्रेस होता है उसी का अपोजिट उसका स्ट्रेन होगा। ठीक है, पॉइसन अनुपात, एक पॉइजन रेशियो होता है, उसको हम समझेंगे पॉइजन का अनुपात क्या है। संबंधित प्रश्न जो है, ठीक है, आज के क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कंसेप्चुअल है, इसमें समझाने में समय लगेगा। तो संबंधित प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास का हम रखते हैं। ठीक है, संबंधित, चूंकि चैप्टर चूंकि क्लास में होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि टाइम का ही बाउंडेशन होता है नेट पे, तो आज अगर देखेंगे टाइम, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं है टाइम बचेगा, तो इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ एक स्पेशल क्लास होगा जिसमें स्ट्रेन और कुछ स्ट्रेस से भी रिलेटेड, जैसे कि पिछले क्लास में भी कुछ कम ही प्रॉब्लम कराए हैं, सिर्फ उसी प्रॉब्लम को हमने कराया है जो आपके निमी के बुक्स में अवेलेबल है। कुछ अलग से भी अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे और स्ट्रेन के भी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे निमी वाले बुक्स के, और कुछ अलग से कुछ अच्छे प्रॉब्लम, उसको मिला के एक क्लास सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉब्लम के लिए बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होगा, यानी नेक्स्ट डे, यानी कल का जो क्लास होगा वो प्योरली प्रॉब्लम बेस्ड क्लास होगा। नो कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, कोई थियोरिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ प्रॉब्लम को कल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक तो निमी की बुक आप फॉलो कीजिए, निमी की बुक के सारे प्रॉब्लम होंगे, उसके अतिरिक्त भी हम बहुत जगह से, नेट से, इंटरनेट से, कहीं से निकालेंगे। तो आज हम लोग ये 4 पढ़ेंगे, संबंधित प्रश्न को कल के क्लास में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं विकृति के बारे में कि विकृति क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन, किसे हम स्ट्रेन कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में विकृति एक आयाम रहित, यानी एक डायमेंशन लेस नंबर है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक संख्या है, कोई मात्रक नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि स्ट्रेन का क्या मात्रक होता है। ठीक है, ये सिंपल एक लाइन में पहले डिफिनेशन में ही मैंने वर्ड इसको जोड़ दिया है, एक आयाम रहित, कोई आयाम नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस नंबर है। ठीक है, जो कि किसी वस्तु पर लगने वाले, ध्यान से समझिएगा, विकृति क्या है, एक आयाम रहित संख्या है जो कि किसी वस्तु पर लगने वाले बाहरी बलों के सापेक्ष, यानी जो किसी वस्तु पे बाहरी एक्सटर्नल बल हम लगा रहे हैं उसके सापेक्ष, यानी उसके कोरस्पोंडिंग, उसके रिस्पेक्ट में
क्या होता है, प्रत्यास्थ या प्लास्टिक पदार्थ हो, या इलास्टिक हो या प्लास्टिक पदार्थ हो, और तरल पदार्थ यानी लिक्विड मटेरियल जो हो की लंबाई, उसकी आकृति या उसके आकार में परिवर्तन का वर्णन करती है। ठीक है, स्ट्रेन कहलाती। मतलब क्या था, स्ट्रेस प्रतिरोध करता था, लेकिन उसके कारण जो उसके आकार में जो परिवर्तन हो गया, जो उसके साइज में परिवर्तन हो गया, उसका जो वर्णन करती है कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसको जो वर्णन करती है वही आपकी कहलाती है विकृति। ठीक है, स्ट्रेन। इसे एप्सिलॉन, आपके सामने ई टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सिंबल, इसके द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको आप एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे। और ई जैसा दिखता है, इससे हम लोग इसको दर्शाते हैं, फॉर्मूला में इसको हम लोग यूज करेंगे इस हिसाब से। ठीक है, फिर क्या है, विकृति जो है आपका को एक आंशिक परिवर्तन के रूप में हम व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है, एक आंशिक परिवर्तन होता है, चाहे वह लंबाई में हो, ठीक है, किसके तहत, प्रतिबल टेंसाइल स्ट्रेस के तहत हो, या आयतन में हो, आयतन में किसके किस स्ट्रेस के कारण होगा, बल्क स्ट्रेस के कारण होगा, या ज्यामिति में हो, ज्यामिति में किसके कारण परिवर्तन होगा, शियर के कारण होगा, शियर स्ट्रेस के कारण। तो यहाँ पे हमने सबका रीजन लिख दिया है आपके सामने में, कि जो उसके अगर लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, आयतन में कंप्रेसिव के कारण भी लंबाई में परिवर्तन होगा, लंबाई कम हो जाएगी, टेंसाइल में लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आयतन में यदि परिवर्तन होगा तो किस स्ट्रेस के कारण होगा, बल्क स्ट्रेस के कारण होगा। ठीक है, तो इसमें हम बल्क मॉडुलस भी आगे कॉन्सेप्ट में आएगा आपका, जब भी वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक चेंज जहां पे होगा वहीं पे बल्क मॉडुलस आएगा। फिर ज्यामिति में यदि आएगी तो क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, यानी ज्यामिति से रिलेटेड कोई अगर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसकी ज्योमेट्री बदल रही है और उससे जो उसके ढांचे में परिवर्तन आ रहा है, तो वहां पे आपका शियर मॉडुलस आएगा, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, सब चूंकि आगे हम बताएंगे कि सारे सारे मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, एक अनुपात है। ठीक है, तो यही सब समझेंगे। विकृति, अब हर कोई विकृति है, लंबाई में परिवर्तन हुआ, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेन, बट वो कौन सा किस कारण से हुआ, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के कारण। ठीक है, तो उसको हम वो स्ट्रेन बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर आपका बल्क स्ट्रेस के कारण अगर हो रहा है तो आयतन में होगा, अगर बल्क स्ट्रेस जनरेट हो रहा है मटेरियल में, तो जो बॉडी का परिवर्तन कहाँ होगा, विकृति कहाँ उत्पन्न होगी, उसके वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो जाएगा बॉडी में। यदि बॉडी के ज्योमेट्री में बदलाव हो रहा है, ठीक है, यानी यदि बॉडी पे आप कहें इनडायरेक्टली शियर फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स जनरेट हो रहा है बॉडी पे, शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बॉडी की ज्योमेट्री बदल जाएगी, उसकी ज्योमेट्री में विरूपण होगा, डिफॉर्मेशन इन द ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। ठीक है, फिर क्या है, तनाव प्रतिबल के तहत, हमने ऊपर जो डेफिनेशन में लिखा है नीचे अलग से लिख दिए हैं, तनाव प्रतिबल यानी जो टेंसाइल स्ट्रेस के तहत जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी के लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और टेंशन फोर्स लग रहा था वहां पे, ठीक है, यानी टेंशन स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, तो जो स्ट्रेन पैदा हो, जो स्ट्रेन जनरेट हुआ है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है मटेरियल में, ठीक है, डिफॉर्मेशन की वजह से जो मटेरियल डिफॉर्म हो चुका है, वो स्ट्रेन का नाम क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, फिर है बल्क प्रतिबल। बल्क प्रतिबल यानी बल्क स्ट्रेस जो है, बल्क प्रतिबल के तहत जो विकृति होगी, ठीक है, को आयतनिक या थोक विकृति यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन कहेंगे। मतलब आप चीजों को ध्यान से देखिए, अगर टेंसाइल स्ट्रेस तो स्ट्रेन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन। बल्क स्ट्रेस तो स्ट्रेन कौन सा, बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बल्क स्ट्रेन को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं, बहुत जगह बल्क नहीं लिखता है, यहाँ लिखेगा बल्क स्ट्रेस और यहाँ पे लिखेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाता है, अरे बल्क स्ट्रेन क्यों नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्क स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो अधिकतर बुकों में बल्क स्ट्रेन यूज नहीं करता है, क्या यूज करता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कतरनी प्रतिबल के तहत अगर शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो फिर स्ट्रेन कौन सा होगा, शियर स्ट्रेन होगा। मतलब अगर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हुआ है मटेरियल में, ठीक है, डिफॉर्मेशन के कारण, क्योंकि उस पर टेंसाइल फोर्स लगा था, तो स्ट्रेन कौन सा जनरेट हुआ, आपका टेंसाइल। मतलब फोर्स कौन सा, टेंसाइल फोर्स, स्ट्रेस कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन कौन सा, टेंसाइल स्ट्रेन। आप ध्यान से देखिए, तीनों को तीनों चीज सेम, ऐसा नहीं है कि टेंसाइल फोर्स हो जाएगा, शियर स्ट्रेन हो जाएगा और आपका स्ट्रेस कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों चीजें क्या होंगी, कोरिलेटेड होंगी, क्योंकि अगर फोर्स नहीं लगता तो स्ट्रेस नहीं आता,
स्ट्रेस नहीं होता तो स्ट्रेन नहीं आता। तो तीनों के तीनों चीजें क्या है, आपस में को रिलेटेड हैं, तो हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आप एक की पहचान कर लेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। मेन डिपेंड क्या करता है, सबका कारक क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। यदि फोर्स ही नहीं लगता, बीमारी ही नहीं होती, तो क्या जरूरत है आपको ईसीजी कराने का और बाकी जांच करने। ठीक है, वही समझ लीजिए, बीमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, उसी के कारण सारी चीजें क्या है, अब उसी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। ठीक है भाई, जो रोग होगा दवा तो उसी का मिलेगा ना आपको। उसी तरीके से अगर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का प्रकार अगर टेंसाइल है, तो स्ट्रेस भी टेंसाइल जनरेट होगा, और स्ट्रेन भी क्या होगा, टेंसाइल होगी। यदि आपका फोर्स कंप्रेसिव है, तो स्ट्रेस कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, और आपका स्ट्रेन कैसा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। ठीक है, अगर आपका फोर्स आपका क्या है, बल्क स्ट्रेस है, तो स्ट्रेन कैसा जनरेट होगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट होगा, या उसको बल्क स्ट्रेन भी हम कहते हैं। अगर आपका फोर्स क्या है, शियर फोर्स है, तो स्ट्रेस कैसा होगा, शियर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेन कैसा होगा, शियर स्ट्रेन होगा। ठीक है, तीनों चीजें आपकी सेम होंगी, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स को देख लेंगे। ठीक है, कि कितने तरह के आपके स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये आपका क्या है, यह किसी सामग्री की, लीनियर नाम ही है लीनियर। ठीक है, यह किसी सामग्री की जिसको हिंदी में रैखिक या अनुदैर्घ्य विकृति बोलते हैं। ठीक है, रैखिक आप बोल सकते हैं लीनियर, या लॉन्गिट्यूडिनल, यह किसी सामग्री की लंबाई में परिवर्तन और इसकी मूल लंबाई के बीच का अनुपात होता है। मतलब क्या है, उसके लंबाई में चेंज होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि टेंसाइल ही होगा। ठीक है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। कॉम्प्रेसिव से क्या होगी, लंबाई कम होगी। टेंसाइल में क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन आप किसको बोलोगे, लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल। अगर लंबाई में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इस तरह का जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको यहाँ पे हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, एक टेंसाइल फोर्स लगाया यहाँ पे सिमरी पार्ट में, एक इस डायरेक्शन में आपका लगा टेंसाइल फोर्स। दिस इज योर टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपका क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट आपका ये होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये जो बॉडी है कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, आपको दिखा कि लंबाई में आपका परिवर्तन हुआ इसका। ठीक है, फोर्स आपका लगता रहेगा। इधर लग रहा था, तो आपका इधर लग रहा था। मतलब क्या है कि लंबाई में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये आपका अगर ये आपका मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं कि 30 मीटर था। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 40 मीटर हो गया। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, 10 मीटर का। ये 30 था और ये 40 हो गया, यानी 10 मीटर क्या होगा, चीजें आपकी लंबी हो गई। इसी एग्जाम्पल को यदि आप और फिर से देखें, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का था कि मान लीजिए इसी को था, ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्स लगा देते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लगेगा आपका। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का है।
ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फोर्स आपका अभी भी लग रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, अगर ये आपका पहले जो हम लिए थे कितना 30 मीटर, ठीक है, तो ये 30 मीटर ही है, तो ये कितना हो गया है, अब मान लीजिए कि ये आपका 25 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ऊपर वाले केस में आपका क्या था, ये आपका टेंसाइल था, इसको हम लिख दें यहाँ पे कि टेंसाइल। ठीक है, टेंसाइल था। ये आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव है, कॉम्प्रेसिव। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो आप देखिए ध्यान से कि दोनों ही परिस्थिति में लंबाई में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रही है, लंबाई आपकी बढ़ जा रही है। पहले 30 मीटर थी, हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, लंबाई कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। सेकेंड वाले केस में क्या है, 30 मीटर है और उसकी लंबाई क्या हो गई, घट गई। लेकिन हम ये नहीं, ये अलग चीज है, ये हम बाद में देखेंगे कि लंबाई घट रही है कि बढ़ रही है, लेकिन लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों जगह जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, पहली वाली में लंबाई बढ़ रही है और दूसरे वाले में लंबाई घट रही है। तो दोनों ही परिवर्तन में लंबाई में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लंबाई चेंज कर रही है। तो जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो स्ट्रेन क्या है, कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन। इस तरह का जो भी स्ट्रेन होगा वो आपकी कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। फिर है इसके बाद आपका जो सेकंड है, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, और नीचे में क्या होगा, उसकी मूल लंबाई। मतलब कभी भी आपसे इस तरह का जो न्यूमेरिकल आगे अभी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम लगाएंगे, उसमें आपसे जब पूछा जाएगा तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे रैखिक तनाव के लिए, लीनियर स्ट्रेन के लिए, कि चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिखाया था, 30 था 40 हो रहा था, यानी कितना का परिवर्तन हुआ, 40 माइनस 30, जो नया लेंथ प्राप्त हुआ और जो आपका ओरिजिनल लेंथ था उसमें से उसको घटा लेंगे तो लंबाई में परिवर्तन आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पहले वाले केस में 10 मीटर का लंबाई में परिवर्तन था, दूसरे वाले केस में 5 मीटर का था। पहले 30 था, बाद में हो गया था 25, यानी लंबाई में परिवर्तन कितना का हुआ, 5 मीटर का। तो यहाँ से आप डेल्टा एल निकाल सकते हैं इस तरीके से, कितना परिवर्तन हो रहा है। मूल लेंथ आपको पता ही रहेगा पहले कितनी थी, दोनों ही केस में मूल लेंथ कितनी थी, 30 मीटर। तो इस वाले फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो कि इस तरह के केस में कितना आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, कितना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है पार्श्व विकृति, जिसको बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। क्योंकि अगर हम किसी को खींच रहे हैं, अगर कोई चीज लंबी हो रही है तो पतली भी हो रही है, उसकी मोटाई थिकनेस भी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्ट्रेन जो है, हम जिस डायरेक्शन में खींच रहे हैं उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लंबाई चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रही है, उसकी चौड़ाई कम हो जा रही है। जो चौड़ाई में जो स्ट्रेन आ रहा है वही आपका क्या है, लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, आपके फोर्स के अलोंग जो चेंज होता है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर। और आपके फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसे फोर्स लगाया, चौड़ाई क्या है, आप जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, तो उस लंबवत डायरेक्शन में यदि कोई बदलाव हो रहा है तो वो कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। इसको आप कैसे करेंगे, किसी सामग्री की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में परिवर्तन, जो उसके एरिया में परिवर्तन आएगा उस चौड़ाई में कमी होने के कारण, और उसके मूल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। इसमें जब भी आपको इस तरह का स्ट्रेन निकालना होगा, आप क्या करेंगे, उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा, पहले मूल एरिया कितनी थी उसको देख लीजिए, अब चेंज होने के बाद एरिया निकाल लीजिए, मूल एरिया में से चेंज जो एरिया हुआ उसको घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका ये चेंज मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा, मूल क्षेत्रफल, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। इसका जो फॉर्मूला है आपका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए, ठीक है, डेल ए इसको बोलते हैं, और मूल क्षेत्रफल ए। इस फॉर्मूले में इसको आप डालेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे, आसानी से आप निकाल सकते हैं।
इसके बाद जो आता है हमारा आयतनिक या थोक विकृति, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। ठीक है, कभी कभी आपको जो हिंदी में ही क्वेश्चन आपको देगा वहां पे आयतनिक या थोक नहीं लिखेगा, हिंदी में ही वर्ड में लिख देगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालें या बल्क स्ट्रेन निकालें। ज्यादातर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यूज करता है, बल्क का यूज कम करता है। ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या, वॉल्यूम में, आयतनिक यानी आयतन में परिवर्तन, मतलब स्ट्रेन जनरेट होने के कारण उसके जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें भी आपका परिवर्तन हुआ उसके कारण उस बॉडी का क्या हुआ, आयतन बदल गया। अब एक नया आयतन होगा, नया वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जो नया वॉल्यूम है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें से उसको घटा लेंगे तो आपको परिवर्तन पता चल जाएगा कि पहले कितना था और अभी कितना है, तो आपको परिवर्तन मिल जाएगा। जब परिवर्तन आपको पता चल जाएगा कि हाँ चेंज इन वॉल्यूम इतना है और ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पहले से पता था, इन दोनों का जो रेशियो आप निकालेंगे ये आपका कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन। ठीक है, इसका जो आपका फॉर्मूला होगा, यह किसी सामग्री के आयतन में परिवर्तन जैसा मैंने बताया और इसके मूल आयतन के बीच का अनुपात होता है, रेशियो होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन डेल्टा भी, डेल भी इसको बोलते हैं। डेल भी का मतलब ये चेंज, डेल बताता है चेंज को, अब भी बताता है वॉल्यूम को, यानी चेंज इन वॉल्यूम, नीचे भी यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो आप लीनियर या और लॉन्गिट्यूडनल, कभी लीनियर आपसे पूछा जा सकता, कभी रैखिक पूछ देगा क्वेश्चन में या कभी अनुदैर्घ्य बोल देगा। ठीक है, दोनों ही एक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल बोथ आर द सेम। उसके बाद लैटरल पूछेगा, उसके बाद आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछेगा। इस 3 तरह के प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा प्रॉब्लम हम लोग लेंगे भी। निमिक के जो आपका बुक आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है ग्रुप पे, आप बुक में पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में उसका हिंदी वर्जन में हम उसका जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर समझ में नहीं भी आ रहा, प्रयास कीजिए, हिंदी में उसका क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगले दिन जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज आ नहीं तुम्हारी। ठीक है, अब देखिए कि लागू बल को यहाँ पे पहचानना है और उसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बल इस पे लग रहा है वो बल किस प्रकार का है, प्रतिबल किस प्रकार का है और विकृति किस प्रकार की हो रही है। मतलब इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हमको पहचानना है। टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, टॉर्सनल, कौन सा फोर्स लग रहा है उसको पहचानना है। इस फोर्स के कारण कौन सा प्रतिबल इसमें उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिबल को पहचानना है और उस प्रतिबल के कारण कौन सी विकृति हो रही है इसको हमको पहचानना है। ठीक है, ये सब पहचान जाएंगे, कंसेप्ट समझ में जाएंगे, फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, इस कंसेप्ट को एक बार आप समझ जाइए, फिर प्रॉब्लम तो आप ऐसे चुटकियों में बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में प्रॉब्लम ही लगवाएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम ही बनेगा कल। देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं आपके सामने, क्वेश्चन सामने में आपको है, बल का प्रकार इसमें क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए और थोड़ा सा आप चिंतन कीजिए 2 मिनट कि ये जो बल लग रहा है फिगर ए में, यह कौन सा बल है, तनाव बल है, दबाव वाला बल है, कर्तन बल है कि मरोड़ वाला बल है, शियर फोर्स है, कौन सा बल लग रहा है इस बॉडी पे। ये जो बॉडी आपके सामने ए फिगर दिख रही है जिसपे एफ दोनों तरफ लगा हुआ है विपरीत दिशा में, और इसकी लंबाई जो एल ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एल ओ का मतलब ओरिजिनल लेंथ, मूल लंबाई। यह पहले बॉडी कुछ ऐसी थी, ऊपर जो आपको हैच लाइन से दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, ये बॉडी खींचने पे ऐसी हो गई है। ठीक है, मतलब उसको खींचा गया है ऊपर की दोनों तरफ से, तो बॉडी खींच के अब उसकी लंबाई बढ़ गई है। तो अब बल का प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार का बल लग रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बताइए किस तरह का बल लग रहा है। तो इसमें आपका बल का प्रकार क्या है, तनाव का लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहे हैं। टेंसाइल फोर्स के बारे में हम बता चुके हैं, लिख भी चुके हैं, लास्ट क्लास का वीडियो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अभी गूगल क्लासरूम बनाया है, वहां भी हमने लिंक शेयर कर दिया है, एक साथ लिंक शेयर कर दिया है ताकि वीडियो खोजने में परेशानी ना हो आप लोगों को। तो आप देख लीजिए कि टेंसाइल फोर्स कब होता है, कंप्रेसिव कब होता है, शियर कब होता है, टॉर्सनल कब होता है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बल का प्रकार तनाव हो जाएगा, प्रतिबल का प्रकार भी पूछा जा रहा है, विकृति का प्रकार भी पूछा जा रहा है। प्रतिबल वही होगा जो बल होगा, विकृति भी वही होगी जो प्रतिबल होगी, क्योंकि तीनों चीजें क्या है, को रिलेटेड है।
जैसे आज के क्लास में मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, तो इसमें आपका दबाव नहीं हो सकता क्योंकि तनाव है। दबाव को मैं काट क्रॉस कर देते हैं, कर्तन को क्रॉस कर दे रहे हैं और मरोड़ को हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं। तो मरोड़ को भी हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हमारा बचा तनाव बल यानी टेंसाइल फोर्स। प्रतिबल का प्रकार क्या है? जो स्ट्रेस है उसका प्रकार। तो चूंकि तनाव है तो प्रतिबल भी क्या हो जाएगा हमारा? तनाव प्रतिबल टेंसाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर विकृति कैसी हो रही है? तो विकृति हो जाएगी तनाव विकृति हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रतिबल तनाव का था, इसलिए विकृति भी किसकी होगी? तनाव की होगी, टेंसाइल की होगी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा रैखिक क्यों हुआ। अभी जो मैंने आपको बताया, आपको रैखिक यानी लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आपको क्या बताया? लैटरल, और आपको बताया वॉल्यूमेट्रिक। 3 तरह का आपको स्केल बताया। तो बोलेंगे सर लीनियर क्यों हो रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं लीनियर लॉन्गिट्यूडिनल है? तो उसको आपको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप ये देखिए, ये जो फोर्स है नीचे डायरेक्शन में, इस फोर्स को और इस फोर्स को अगर हम दोनों के मिड लाइन को मिला रहे हैं तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, अगर ये फोर्स यहाँ ना होकर यहाँ होता, तो हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर नहीं बोल सकते। लीनियर इसलिए बोले क्योंकि समान अक्ष पे है, समान अक्ष पे है, सेम एक्सिस पे है। दोनों का दोनों फोर्स, दोनों जो अपोजिट फोर्स है वो सेम एक्सिस पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के। इसलिए हम इसको बोलते हैं रैखिक, इसलिए बोलते हैं तनाव रैखिक फोर्स। लीनियर लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल बोलिए, जो भी बोलिए। तनाव विकृति तो पता ही है कि फोर्स तनाव का था, इसलिए क्या है? तनाव। विकृति है, विकृति को दिखा रहे हैं, ये डेल्टा एल क्या है? आपकी रैखिक तनाव विकृति, क्योंकि ये जो विकृति हो रही है वो लीनियर में हो रही है, ठीक है। तो क्लियर होगा आपका। अब दूसरा फिगर आपको दे रहे हैं, इसमें भी आपको सेम थोड़ा सा बदलेंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये डायग्राम है, इसके सामने पहले डायग्राम दिया था, ये सेकेंड डायग्राम है। इसमें आपको फोर्स को पहचानना है कि कौन सा फोर्स लग रहा है। तनाव का लग रहा है, दबाव का लग रहा है, कर्तन का लग रहा है, या मरोड़ का लग रहा है, टॉर्सनल लग रहा है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, बल का प्रकार बताइए। तनाव है, कंप्रेसिव है, कर्तन है, मरोड़ है। फिर प्रतिबल का प्रकार बताइए और विकृति का प्रकार बताइए। ऊपर का एक हमने बता दिया है, आप इसको स्वयं देखिए। 1 मिनट जज कीजिए, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। 1 मिनट बाद हम आपको यहाँ पे आंसर आपके सामने आपको शो अप करेंगे। चलिए, ये आपका टेंसाइल फोर्स था, यहाँ पे हमने बता दिया था आपको। यहाँ पे देखिए कि सेम अक्ष पे, समान अक्ष पे आप देखेंगे दोनों दोनों फोर्स का जो फोर्स लग रहा है पॉइंट लोड, उन दोनों का क्या जो एक्सिस है, एक ही एक्सिस है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आप नहीं होगा तो दोनों पॉइंट को मिला के देखेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी एक एक्सिस पे लग रहा है, एक एक्सिस पे लग रहा है। इतना पता चल रहा है दोनों एक दूसरे की ओर लग रहा है। तो इस तरह का फोर्स क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स होता है। आपको वीडियो में पढ़ाया गया है, आप लास्ट क्लास के वीडियो, स्ट्रेस का वीडियो आप अच्छे से देखिए, आपको वहां पे हमने बताया है इस बारे में, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि कौन सा बल है, तनाव नहीं है, कंप्रेसिव है, ठीक है। तो हम बाकी तनाव को काट देंगे, कंप्रेसिव हमारा सही आंसर है, कर्तन को काट देंगे और मरोड़ बल को हम काट देंगे। ये क्रॉस हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका दबाव बल, यानी किस तरह का फोर्स लग रहा है इस पे? दबाव बल। चूंकि फोर्स दबाव का है, बल दबाव का है, तो प्रतिबल भी कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा। हमने पहले ही बताया है कि सारी चीजें आपकी फोर्स पे डिपेंड करती है। अगर फोर्स ही नहीं लगता तो स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस जनरेट नहीं होता तो विकृति नहीं आती इसमें। तो सारा डिपेंडेंट किस पे है? फोर्स पे है।
तो फोर्स कंप्रेसिव है तो प्रतिबल का प्रकार भी क्या होगा हमारा, आपका कंप्रेसिव हो जाएगा। संपीड़न प्रतिबल, जिसको हिंदी में संपीड़न बोलते हैं, ठीक है। विकृति का प्रकार क्या होगा, ये भी लीनियर होगा, क्योंकि क्या है, अलोंग दी लेंथ हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है, सेम एक्सिस पे हो रहा है, तो इसको बोल देंगे रैखिक संपीड़न विकृति, लीनियर कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पॉइजन रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पॉइजन रेशियो। जैसे कि हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लगा रहे हैं, उसमें क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को पॉइजन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया और उनके नाम पे एक रेशियो बनाया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 1/m से इसको डिनोट करते हैं और बहुत ही इसका आगे यूज होने वाला है। जो हम मॉडुलस में के बीच में जो रिलेशनशिप हम देखेंगे आगे, तीनों तरह का जो मॉडुलस है उसमें हम इसको बहुत अच्छे से इसका महत्व को समझ पाएंगे। देखिए पॉइजन रेशियो आपके सामने है, एनिमेटेड एक वीडियो है, अभी आपको दिखेगा पॉइजन रेशियो क्या है, अच्छे से इसको वॉच कीजिए। इसको हम अभी टेंसाइल तरफ से खींचेंगे, टेंसाइल फोर्स लगा के दोनों तरफ खींचेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, वहां लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसको हम खींच रहे हैं। ये खींचने से आप ध्यान दीजिए, ऊपर वाले इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो रही है। यही जो डायरेक्शन, इसको कहते हैं लैटरल डायरेक्शन, जिसमें खींच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कौन सा डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल, लीनियर। और जिसके अपोजिट में जो कम हो रहा है, उसकी चौड़ाई कम हो रही है, वो आपका लैटरल डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन आएगा वो क्या कहलाएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है तो स्ट्रेन भी क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। और ये लैटरल डायरेक्शन है तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो कहलाएगा आपका लैटरल, ठीक है, ठीक है। ये आपका लैटरल स्ट्रेन होगा। पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो इन दोनों का अनुपात है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से। क्या होता क्या है, लैटरल स्ट्रेन निगेटिव अनुपात है, ऋणात्मक अनुपात, निगेटिव ऑफ लैटरल स्ट्रेन, यानी कितना लैटरल स्ट्रेन आया और कितना लॉन्गिट्यूडनल आया। मतलब क्या है, आपने चीजों को जब खींचा तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया, उसकी लंबाई में आए परिवर्तन को उसकी मूल लंबाई से भाग देंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। और आपके इस खींचने से इस वाले डायरेक्शन में जो उसकी चौड़ाई कम हो गई, ठीक है, उससे आप जब लेटरल निकाल लोगे, इन दोनों का नेगेटिव रेशियो निकालोगे, वो जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वही है पॉइजन का अनुपात, पॉइजन रेशियो, ठीक है। जैसा मैं आपको यहाँ पे एनिमेटेड डायग्राम में आपको दिखाया है, ठीक है। घर का चले जा सीध ये आपका डिफिनीशन है पॉइजन रेशियो का। पॉइजन अनुपात, ये सारी चीजें आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए, मैंने विद इन दी इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइजन अनुपात इलास्टिक लिमिट के अंदर, जो लैटरल स्ट्रेन है, पार्श्व विकृति है, और जो रैखिक जो विकृति है, जो लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इन दोनों के बीच का नकारात्मक, जैसा हम लोग आपको लास्ट में दिखाया अभी एनिमेटेड डायग्राम में, उन दोनों बीच का एक नेगेटिव रेशियो है, इसको हम 1/m से डिनोट करते हैं, ठीक है। m एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे पता चलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में, परसों के क्लास में आपको बताएंगे एम कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम किसी चीज को बताते हैं कि कौन सा कोई मटेरियल कितना कंप्रेसिव है, कितना लोड झेल सकता है, ये सब एम डिफाइन करती है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन है, आपके सामने अभी फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, पॉइजन अनुपात जो हमने दिखाया था, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका लैटरल स्ट्रेन अपॉन आपका लीनियर स्ट्रेन, निगेटिव में होता है, इज इक्वल टू 1/m होता है, 1/m होता है, ठीक है। पॉइजन का अनुपात साइमन पॉइजन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। कभी कभी साइंटिस्ट का नाम भी पूछ देता है एग्जाम में, तो पॉइजन का अनुपात साइमन पॉइजन के नाम पे आपका रखा गया है। पॉइजन अनुपात हमें यह भी ज्ञान देता है कि पॉइजन का जो अनुपात है, उच्च पॉइजन जो हाई जिसका रेशियो आएगा, ठीक है, कम पॉइजन वाले अनुपात की तुलना में उसे आसानी से आप खींच सकते हैं। मतलब क्या है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उसको ज्यादा आसानी से खींच सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें
तो प्लास्टिक का आपका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है और कॉर्क का 0 होता है, ठीक है। तो जिसमें कोई बढ़ाव नहीं होती, यानी खींचने, अगर कॉर्क को आप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी, लेकिन प्लास्टिक को आप खींच सकते हैं थोड़े कुछ सीमा तक, ठीक है। तो इसीलिए आपको एग्जांपल बताया गया है कि पॉइजन रेशियो आपको बताती है कि कोई पदार्थ कितना ज्यादा आप उसको फ्लेक्सिबल है, कितना ज्यादा आप उसको खींच सकते हैं, ठीक है। पॉइजन अनुपात का अनुपात हमें यह भी समझने में मदद करता है कि किसी विशेष कार्य के लिए किन सामग्री का हम उपयोग करें, मतलब वो कितना फ्लेक्सिबल चाहिए, कितना इलास्टिक मटेरियल हमको यूज करना है, ये हमको उस मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो है उससे हमको पता चलता है। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो आज से क्लास के लिए थैंक यू। वीडियो को अभी हम यूट्यूब पे शेयर कर देंगे, ठीक है। जो आपका गूगल क्लासरूम जो क्रिएट किया गया है आज, उस पर भी हम शेयर कर देंगे, इसको देखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए कोई भी डाउट, ठीक है। यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं तो वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। बहुत लोग की शिकायत है कि नेट नहीं चलता है, प्रॉब्लम आता है, किन्हीं यहाँ रात में नेट चलता है, दूसरे टाइम में चलता है। तो इसलिए हम वीडियो को काफी शार्पली रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो कभी भी, 2 दिन 4 दिन कभी भी बाद में, जब भी आपको आपकी डाटा उपलब्ध होती है, आपके एरिया में आपको मोबाइल सही चलता है आपका, तो आप कभी भी इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी बनी रहे इस कारण से हम म्यूट कर देते हैं पढ़ाने के दौरान, ठीक है। और अभी लास्ट में हम अलाउ करते हैं तो लास्ट में पता चलता है सब चल ही गए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और जो हम नेक्स्ट क्लास बता ही दिए हैं कि अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेसन आपका 5 ही है और विकृति से संबंधित प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि लोगों को इसको लाभ मिल सके, ठीक है। हाँ बताओ, कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है? कोई डाउट है?